अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैरी केविन पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका जोश और खुशी उसके चेहरे से जाहिर न होने पाए। वो और उसका शौहर जॉन दोनों इस वक्त उस मकान के कमरे का मुआयना कर रहे थे जो वो ख़रीदना चाह रहे थे, और किसी हद तक ख़रीदने का फ़ैसला भी कर चुके थे, क्योंकि ये मकान उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा और बजट के लिहाज से बहुत ही सस्ता था। एजेंट ने उसकी कीमत उनके सोच से भी कम बताई थी। वो हर कमरे में थोड़ी देर ठहरते, तारीफ़ी अंदाज में सर हिलाते और फिर आगे चल पड़ते। जब कभी मैरी की नज़र अपने शौहर जॉन की नज़र से टकराती, वो भौवें उचकाकर अपने अनजान होने का इजहार करता और इशारे से याद दिलाता कि उनका बेटा जैक और उनकी पालतू बिल्ली टैफी दोनों बाहर कार में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उसको वो मशहूर कहावत याद आ जाती कि हम जितना ज़्यादा खुश होंगे उतनी ही ज़्यादा हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुबली पतली सी रियल इस्टेट एजेंट अपने लाल रंग के दफ्तरी ड्रेस में पूरी तरह से प्रोफेशनल नज़र आ रही थी। उसके होठों पर नज़र आने वाली मुस्कुराहट उसकी आंखों से मेल नहीं खा रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि किस कमरे में कितनी देर रुकना है और कब ग्राहक को मशवरे का मौका देकर बाहर निकल जाना है। कमरों के मुआयने का उनका ये सफ़र लॉन्ड्री रूम में ख़त्म हुआ। उस कमरे में बड़ी बड़ी दीवारों से लगी अलमारियां थीं और उसकी छत काफ़ी ऊंची थी। एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन और कपड़े सुखाने वाला ड्रायर भी उस कमरे में मौजूद था। मिनी स्कर्ट में अंदाज दिलरुबाई से आगे आगे चलने वाली एजेंट रुकी, मुड़ी और फिर बिल्कुल किसी फैशन मॉडल की तरह दोनों हाथ फैलाकर उनका ध्यान उन मशीनों की तरफ कराते हुए बोली, ये मशीनें आपको इस घर में बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। ये कितनी पुरानी हैं? मैरी ने सवाल किया। एजेंट की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए गायब हुई, फिर वो पांछे फैलाते हुए बोली, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर इनका स्टैंडर्ड प्रोफेशनल मशीनों का सा है और ये अब तक बिल्कुल सही काम कर रही हैं। आप जब चाहें इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर उस एजेंट ने एक झटके से ड्रायर का बड़ा सा दरवाज़ा मैरी के मुआयने के लिए खोल दिया। मैरी नीचे झुकी और उसके अंदर झांकने लगी। स्टेनलेस स्टील का ड्रम पूरी तरह से चमक रहा था, इतना कि उसमें मैरी को अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था। मैरी ने भवें उचकाईं। मुझे इस किस्म की पुरानी मशीनों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। ये आम तौर पर सर का दर्द ही बनी रहती हैं। ये इमारत भी तो बहुत पुरानी है। क्या तुम बता सकती हो कि ये कितनी पुरानी है और इसकी क्या हिस्ट्री है? एजेंट मुस्कुराई और खखारते हुए बोली, ये इमारत 19वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई थी और समय समय पर अलग अलग लोगों के इस्तेमाल में रही। 10 साल पहले इसको फिर से रेनोवेट किया गया था। उस वक्त इसको सिरे से ही नया बनाया गया, इसलिए इसका सारा सिस्टम, खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ नए दौर का है। वो अपनी बात ख़त्म करके मैरी और जॉन की तरफ देखने लगी, फिर दोबारा बोली, मेरा ख्याल है आपको मशवरे की ज़रूरत है। ठीक है, आप बात कर लीजिए, मैं किचन में आपका इंतज़ार करती हूँ। जो ही एजेंट ने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद किया और वो दोनों वहाँ अकेले रह गए, तो जॉन ने एक हुंकारा भरा और धीमी आवाज़ में मैरी से पूछने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैरी ने इधर उधर देखा, कमरे पर नज़र दौड़ाई और फिर बोली, मेरा ख्याल है ये मकान वैसा ही है जैसा हमें ज़रूरत है। हाँ, दूसरे मकान जो हम इससे पहले देख चुके हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा है, मगर कीमत में कम है। अगर हम ज़्यादा भी होंगे तो यहाँ आसानी से रह सकते हैं। जॉन बोला, ज़्यादा? क्या मतलब है तुम्हारा? यानी तुम कहना चाह रहे हो ज़्यादा बच्चे? मैरी का चेहरा सुर्ख हो गया। जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी सिर्फ मकान का सोचो। तुम भी बिल्कुल बच्चे हो, मैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैरी प्लेट और डिशें डब्बे से निकालकर किचन के टेबल पर रख रही थी। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा घर उनका अपना बन चुका है।
थोड़ी ही दूर उसका 4 साल का बेटा जैक फर्श पर बैठा खेल रहा था। वो खिलौने ट्रक को रस्सी में बांधे गोल गोल भाग रहा था और बिल्ली टैफी उसके पीछे लपक रही थी। जो ही बिल्ली ट्रक को पंजा मारती, नन्हा जैक खिलखिला उठता और बिल्ली प्यार से उसके कदमों में लौटने लगती। नन्हा जैक मुस्कुराते हुए बिल्कुल अपने बाप जॉन की कॉपी लग रहा था। वो बिल्कुल छोटा जॉन नजर आता था। सिर्फ उसने अपनी आंखों का नीला रंग अपनी माँ से लिया था, जो उसके जर्मन खून की निशानी थी। जैक भागता हुआ किचन से बाहर निकल गया। बिल्ली भी उसके पीछे लपक रही थी। सीढ़ियों से दूर रहना बेटा, मैरी ने उसे पुकारते हुए कहा। जॉन कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में हथौड़ा था। उसे वो पिस्तौल की तरह मैरी की तरफ तानते हुए बोला, अपनी जगह से हिलना नहीं। मैंने आपके घर का बाहरी गेट मरम्मत कर दिया है, चेक कर लीजिए। फिर वो उसके करीब आ गया। मैरी ने अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। चेक करने की क्या ज़रूरत है, तुम हर काम बेहतरीन करते हो। जॉन मुस्कुराया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसको अपने और करीब कर लिया। दोनों उस वक्त चौंक पड़े जब नन्हे जैक की आवाज़ उनके कानों से टकराई। मम्मी, मम्मी टैफी कहीं चली गई है। वो दोनों हड़बड़ा गए। बेटा वो यहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी। नहीं मम्मी, वो कहीं चली गई है। जैक पुकारता हुआ किचन के दरवाजे तक आ गया। अपने पापा के साथ जाकर उसे तलाश करो, मुझे अभी दोपहर का खाना तैयार करना है। मैरी ने दोबारा किचन टेबल की तरफ मुड़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ। जॉन ने जैक का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जैक को गोद में उठाए वापस आ गया। टैफी कहीं नहीं है, उसने आते ही खबर दी। जैक बाप के कंधे पर चिपका हुआ था और उसकी नीली आंखों में आंसू थे। यहीं कहीं होगी, मैरी यकीन से बोली। मकान है भी तो बहुत बड़ा, बिल्ली ने ज़रूर दुबकने के लिए कोई कोना तलाश कर लिया होगा। फिर वो सामान के बक्सों की तरफ बढ़ी और तलाश करके बिल्ली के खाने का डब्बा निकाला और उसे जॉन को थमाते हुए बोली, टैफी ने अभी तक कुछ खाया नहीं, ये डब्बा खोलकर बर्तन में डाल दो, वो जहाँ भी होगी खुद ब खुद खाने के लिए आ जाएगी। जॉन डब्बा खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि मैरी नन्हे जैक को दिलासा दे रही थी। दूसरे दिन सुबह जब मैरी कपड़े धोने की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि बिल्ली का खाना बर्तन में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। उसे किसी ने छुआ तक नहीं, मगर दोपहर तक वो फिर भी परेशान नहीं हुई। मगर जब शाम को भी यही सिचुएशन रही तो वो सोचने पर मजबूर हो गई, कहीं टैफी घर से बाहर तो नहीं निकल गई। मैरी ने जॉन को अपना ये डर जताया, तुम ऐसा करो, अपने पुराने घर चले जाओ और वहाँ देख लो। कई दफ़ा बिल्लियाँ अपने घर वापस चली जाती हैं, मालूम नहीं वो कैसे घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जॉन वापस आया तो मैरी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो वहाँ नहीं है, जॉन ने उसे खबर दी। मुझे मेरी बिल्ली चाहिए। नन्हा जैक मचल उठा। मैरी ने जैक को गोद में उठा लिया और सोफे पर बैठ गई और उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगी। उसे पूरा यकीन था कि रात होने से पहले बिल्ली घर वापस आ जाएगी। दूसरे दिन जैक को स्कूल छोड़ने के बाद मैरी अपनी बिल्ली टैफी की तस्वीर वाले बहुत सारे पोस्टर उठाए बाहर बाजार की तरफ निकल गई। उस पोस्टर पर बिल्ली की तस्वीर और डिटेल के साथ साथ उसकी खबर देने के लिए $50 के इनाम का ऐलान भी था। गली मोहल्ले के पोल पहले ही अनगिनत किस्म के इश्तहारों और पोस्टर से भरे पड़े थे। थोड़ी दूर आगे जाकर मैरी ने रेस्टोरेंट और किराने की दुकानों के दरवाज़ों पर भी पोस्टर चिपका दिए। एक बूढ़ी औरत जो बिजली से चलने वाली व्हील चेयर पर सवार थी उसके करीब आ गई और पोस्टर को पढ़ने लगी। उसके होठों में सिगरेट अटका हुआ था। उस बुढ़िया की नज़रें टैफी के पोस्टर से फिसलती हुई मैरी पर आकर टिक गई। तुम्हारी बिल्ली है? उसने पूछा। हाँ, मैरी ने छोटा सा जवाब दिया। जब मैरी पोस्टर चिपकाकर मुड़ी तो उसने देखा कि बुढ़िया की नाक के नीचे एक ट्यूब लगी हुई थी और व्हील चेयर के पीछे ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भी पड़ा हुआ था। क्या ये ऑक्सीजन सेफ है? मैरी ने पूछा। बुढ़िया खिलखिला उठी। मेरी उम्र 90 साल है और इस उम्र में कुछ भी सेफ नहीं होता।
फिर उसने अपना हाथ उसकी तरफ फैलाया और बोली, मैं सैडी मैक्रोन हूँ। मैरी ने उससे हाथ मिलाया। मेरा नाम मैरी गैविन है। सैडी की जिल्द कागज़ की तरह पतली नज़र आ रही थी, जिसके नीचे उसकी गहरी नीली रगें साफ दिखाई दे रही थी। सैडी की पकड़ हैरान कर देने वाली हद तक सख्त थी। क्या तुम लोग यहाँ इस इलाके में नए हो? सैडी ने पूछा। हाँ। सैडी ने गली की दूसरी तरफ हाथ से इशारा किया। क्या तुम लोग वहाँ रहते हो? हाँ। सैडी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसके माथे पर सोच की गहरी लकीरें उभर आईं। क्या तुम लोगों को उस मकान के बारे में सारी डिटेल, सारी मालूमात दी गई थी? उन्होंने हमें बताया था कि ये मकान बहुत पुराना है और 10 साल पहले रेनोवेट कर कर इसे नए सिरे से बनाया गया है। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये जगह एक अरसा सैनिटोरियम के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती रही है? सैडी की नज़रें लगातार मैरी के चेहरे पर गड़ी थीं। मेरा ख्याल है तुम्हें इससे आगाह यानी अवगत नहीं किया गया होगा, और करते भी क्यों? तुम्हारे घर की एक हिस्ट्री है जो शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी ना हो। क्या तुम उसे सुनना पसंद करोगी? मैरी ने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली, फिर बगल में दबे पोस्टर्स को देखा। सैडी की नज़रें भी पोस्टर्स पर जमी हुई थीं। मैं इनको चिपकाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस तरह हम रास्ते में बातें भी कर लेंगे, सैडी ने मशवरा दिया। और सैडी अपने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर मैरी के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। सैडी खुद तो पोस्टर्स नहीं चिपका सकती थी, लेकिन वो मशवरे देने लगी कि पोस्टर्स को कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। मेरी पूरी ज़िंदगी इस इलाके में गुजरी है, सैडी ने आसपास के इलाके को देखते हुए कहा। काफ़ी समय पहले तुम्हारा घर एक सैनिटोरियम था और उससे पहले यह एक लॉन्ड्री था। लॉन्ड्री ख़त्म होने के बाद 5 साल तक ये इमारत खाली पड़ी रही। फिर विक्की ब्रदर्स ने इसको सस्ते दामों में ख़रीदा और उसमें सैनिटोरियम खोल दिया। पहले पहल आसपास के लोगों ने उस सैनिटोरियम के होने पर एतराज़ किया, मगर जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो खामोश हो गए। मगर पुलिस ने 50 की दहाई यानी 50 के दशक में उस सैनिटोरियम को बंद कर दिया था। पुलिस का कहना था कि विक्की ब्रदर्स उस सैनिटोरियम में दाखिल मरीजों के सोशल सिक्योरिटी के चेक और उनकी रकम हड़प कर रहे थे, जो उन मरीजों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलते थे। जब कोई मरीज़ मरता, वो लोग उसकी खबर हुकूमत को यानी गवर्नमेंट को नहीं देते और उसको ज़िंदा दिखा करके उसके चेक हुकूमत से हासिल करते रहते, जबकि उस मरीज़ के मरने से किसी नए मरीज़ के बेड की जगह भी बन जाती। विक्की ब्रदर्स लालची हो चुके थे। ये भेद उस वक्त खुला जब हुकूमत के एक कार्यकर्ता को रिकॉर्ड से पता चला कि एक मरीज़ की उम्र 108 बरस हो चुकी है और वो सैनिटोरियम के रिकॉर्ड के मुताबिक ज़िंदा है। उस कार्यकर्ता ने खुशी खुशी उस इलाके के सबसे लंबी उम्र के ज़िंदा रहने वाले इंसान की खबर हुकूमत को दे दी। बस फिर सारा पेंडोरास बॉक्स खुल गया। सैडी एक पोल के करीब रुक गई और बोली, एक पोस्टर इस पर भी चिपका दो। पोस्टर चिपकाने के बाद जो ही वो लोग आगे बढ़े, सैडी ने ही अपनी कहानी दोबारा शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मगर सैनिटोरियम में उस नाम और उम्र का कोई बंदा न मिल सका। विक्की ब्रदर्स एक मुर्दा आदमी को जिंदा दिखा करके उसके नाम पर हुकूमत से रकम वसूल कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऐसे कई और लोग भी थे जो सच्चाई में मर चुके थे, मगर सैनिटोरियम के कागजों में जिंदा थे। मगर पुलिस को एक भी लाश या उनका कोई निशान नहीं मिला। फिर वो सब कहाँ गए? पुलिस ने ये सवाल कई बार विक्की ब्रदर्स से पूछा, मगर वो साफ मुकर गए। वो कहते, ये लोग मरे नहीं बल्कि गायब हो गए हैं। कहाँ? वो ये नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ। मगर जाहिर है लोगों ने उनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। ज्यूरी भी उनकी किसी बात पर यकीन नहीं कर पाई और इसलिए उनको सज़ा हो गई। उसके बाद 40 साल तक ये इमारत खाली पड़ी रही। बच्चे इसके अंदर घुस जाते। कुछ नौजवान जोड़े भी दुनिया की नज़रों से छुपने के लिए इसके अंदर चले जाते और उनमें से भी कुछ एक बच्चे और नौजवान गायब हो गए।
फिर 1995 या 96 में एक जोड़ा यहाँ आ गया और उन्होंने ये इमारत खरीद कर यहाँ रहना शुरू कर दिया। वो सिंगर थे। उनके यहाँ शिफ्ट होने के बाद इस इमारत से रातों को गाने बजाने की आवाज़ें आती। उन लड़कों में से एक रोनी और सुनो, मैंने लड़का कहा है, हालांकि उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। बहरहाल रोनी अक्सर मुझसे बातचीत कर लिया करता था क्योंकि वो कहता था कि मैं उसकी माँ से मिलती जुलती हूँ। सैडी ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और राख छाड़ते हुए फिर बोली, और हाँ, रोनी कहता था कि रात को लॉन्ड्री रूम से आवाज़ें आती हैं। एक रात उसका दोस्त चेक करने के लिए नीचे लॉन्ड्री रूम में गया और फिर गायब हो गया। पुलिस भी उसको तलाश नहीं कर सकी। रोनी बहुत डरा और परेशान था। वो भी एक दिन ये घर छोड़कर चला गया, शायद न्यूयॉर्क। उस दिन के बाद से आज तक यहाँ जो भी आया 1 साल से ज़्यादा नहीं रहा। कई जोड़े आए और गए, मगर सारे वापस नहीं गए। कई एक गुम हो गए और कई दफ़ा सिर्फ उनके पालतू जानवर गुम हुए, मगर ये मकान हमेशा बिकता रहा। मेरी को अंदाज़ा हुआ कि वो चलते चलते रुक गई है और अपनी जगह जम चुकी है। उसने अपने हाथ में पकड़े पोस्टर की तरफ देखा। अब वो उसको ज़्यादा अहम मालूम नहीं हो रहे थे। सैडी की नज़रें लगातार उस पर जमी हुई थी। मेरा ख्याल है मैंने तुमको कुछ ज़्यादा ही बता दिया है ना? सैडी ने धीमी आवाज़ में उससे पूछा। मैरी ज़बरदस्ती मुस्कुराई और फिर हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नहीं नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा ख्याल है हम इस टॉपिक पर दोबारा फिर बात करेंगे। मैरी मुड़ी और अपने घर की तरफ चल दी। वो कोशिश कर रही थी कि उसके कदमों की रफ्तार तेज़ ना होने पाए। वो अपने आप को परेशान महसूस कर रही थी। बूढ़ी औरत ज़रूर झूठ बोल रही थी। घर के अंदर आकर मैरी ने पोस्टर एक तरफ डाल दिए और ख़ुद खिड़की से बाहर झांकने लगी। सैडी जा चुकी थी। एक लम्हे के लिए मैरी ने सोचा कि जॉन को फ़ोन करके बुला ले और सारी बात बता दे। फिर उसने सोचा एक बूढ़ी पागल औरत की कहानी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दोपहर को जब मैरी जैक को स्कूल से वापस घर ले आई तो मेज़ पर पड़े पोस्टर देखकर नन्हे जैक को अपनी बिल्ली दोबारा याद आ गई। ये देखो, मैरी ने उसको एक पोस्टर दिखाते हुए कहा, जिसे देखकर जैक सर हिलाने लगा। हमने टैफ़ी को तलाश करने वाले के लिए इनाम का ऐलान भी किया है। अब वो ज़रूर और जल्द ही मिल जाएगी। जैक मुतमईन होकर यानी संतुष्ट होकर अपने खिलौनों से खेलने लगा। बिल्ली की कोई खबर मिली? जॉन ने घर वापस आते ही पूछा। नहीं, मैरी बोली, मगर आज मैं एक अजीब बुढ़िया से मिली जो हमारे घर, मेरा मतलब है इस मकान के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानती थी। उसके बाद मैरी ने उसको वो सारी बात सुना दी जो उसने सैडी से सुनी थी। जॉन चुपचाप सुनता रहा। कौन जाने इसमें कितना सच है। सारी बात सुनने के बाद वो मैरी की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ा सच, कुछ अंदाज़े, कुछ अफवाहें, कुछ अंधविश्वास। हमें इसके बारे में ज़्यादा परेशान होना और सोचना नहीं चाहिए। मैं खुद वक्त निकाल कर उस बुढ़िया से मिल लूँगा और सारी सच्चाई जानने की कोशिश करूँगा। रात के खाने के बाद बर्तन धोने और बिस्तर पर जाने तक बुढ़िया की बातें मैरी के दिमाग में गूंजती रही। बिस्तर पर लेटकर वो छत को घूरने लगी। उसकी कोशिश थी कि उसके दिमाग से वो सब बातें निकल जाएं, मगर वो निकाल नहीं पा रही थी। सैडी की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। क्या सैडी ने जो कुछ कहा वो सच है? जल्द ही उसको जॉन के खर्राटों का शोर सुनाई देने लगा। वो मुतमईन था, वो संतुष्ट था, क्योंकि उसने इस प्रॉब्लम का हल निकाल लिया था। एक नई बिल्ली। टैफ़ी को तो अब तलाश करना मुश्किल था। सैडी का मिलना और बिल्ली का खोना, इनमें कुछ अलग नहीं था। मैरी की पलकें भी बोझल होने लगी और वो नींद की वादियों में उतरने लगी। जैक अपने बाप के खर्राटों की आवाज़ से जाग उठा, मगर उसे यूँ लगा था जैसे उसे किसी और चीज़ ने उठाया हो। वो बिस्तर से निकला और बाथरूम की तरफ चल दिया। फ्री होकर जो ही वो बाहर आया, उसको दूर से बिल्ली की हल्की सी म्याऊं सुनाई दी। आवाज़ नीचे लॉन्ड्री रूम के दरवाजे से आ रही थी।
वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। लॉन्ड्री रूम में दाखिल होते ही उसने देखा कि उसकी बिल्ली टैफी ड्रायर के सामने खड़ी थी। एक झटके से ड्रायर का गोल दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और टैफी उछलकर अंदर घुस गई। नन्हे जैक ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उसको पुचकारा, मगर वो उसके करीब नहीं आए। हालांकि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी जैक उसको पुकारता वो उसकी तरफ भागी चली आती। वो अपने बाजू फैलाए उसके करीब होता चला गया। जितना वो आगे जाता उतना ही टैफी पीछे हटती जाती। वो ड्रायर के अंदर दूर तक चली गई। जैक भी ड्रायर के अंदर लटक गया और बाजू बढ़ाकर टैफी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर वो अब भी उसकी पहुंच से दूर थी। जैक रेंग कर ड्रायर के अंदर दाखिल हो गया। जो ही वो अंदर घुसा, पीछे से ड्रायर का दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया और उसका ड्रम घूमना शुरू हो गया। घूमता ड्रायर जैक को और अंदर खींचने लगा। टैफी अचानक कहीं गायब हो चुकी थी। जैक चीखने लगा, मगर उसकी चीखों की आवाज़ ड्रायर के घूमने की आवाज़ में गुम हो रही थी। मैरी सिंक पर खड़ी फ्रूट कट कर रही थी और पूरे किचन में कॉफ़ी की खुशबू फैली हुई थी। जॉन पास ही बैठा अखबार पढ़ रहा था। अच्छी खुशबू है, क्या पक रहा है? उसने पूछा। फ्रूट टोस्ट, कॉफ़ी के साथ, मैरी ने जवाब दिया। फिर पूछने लगी, क्या जैक उठ गया? वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जॉन अखबार मेज़ पर रखते हुए बोला, मैंने उसको सुबह से नहीं देखा। मैरी ने अपना सर उठाया और तेज़ आवाज़ में जैक को पुकारा, जैक बेटा, जल्दी से उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैरी ने टोस्ट पर मक्खन लगाकर जॉन के सामने रखा और फिर कॉफ़ी के मग में कॉफ़ी उड़ेलते हुए कहने लगी, ये लड़का आखिर क्यों नहीं उठ रहा? ये क्या कर रहा है? जॉन के पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैरी को गुस्सा आने लगा। वो बड़बड़ाती हुई किचन से निकली और जैक के कमरे की तरफ बढ़ी। जैक के कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था और बिस्तर बिल्कुल खाली था। जैक, कहाँ हो तुम? मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, वो चिल्लाई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैरी अलग अलग कमरों में उसे तलाश करने लगी। वो लॉन्ड्री रूम में भी गई कि शायद उसे तंग करने के लिए वो वहाँ छुपा हो। बाहरी दरवाज़ा भी चेक किया, मगर वो भी सही तरीके से बंद था। मुझे जैक कहीं नहीं मिला, उसने जॉन को बताया तो जॉन ने गौर से उसकी तरफ देखा, अखबार तह किया और मेज़ पर रख दिया। तुम क्या समझते हो वो गेट फलांग कर बाहर जा सकता है? मैरी ने जॉन से पूछा। शायद नहीं, जॉन ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर बोला, मैं ऊपर वाली मंजिल देखता हूँ, तुम निचली मंजिल पर देखो। हो सकता है वो किसी अलमारी में छुप गया हो। जैक को तलाश करने के बीच में वो ऊपरी मंजिल पर जॉन के चलने फिरने की आवाज़ सुनती रही, मगर उस वक्त उसकी उम्मीद टूट गई जब जॉन अकेला वापस नीचे आया और मायूसी के आलम में सर हिला दिया। वो वहाँ नहीं है, उसने खबर दी। मैरी रोहानसी हो गई। हमें पुलिस को बताना चाहिए, उसने कहा तो जॉन ने हाँ में सर हिला दिया। लाल बत्तियां घुमाती एक पुलिस की कार उनके घर के सामने आ रुकी। उनमें से 2 पुलिस ऑफिसर निकले। मैरी ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आए तो मैरी और जॉन जैक के लापता होने के बारे में डिटेल से बताने लगे। उनमें से सीनियर पुलिस ऑफिसर का नाम गोम्स था। वही ज़्यादा सवाल कर रहा था। उसका कद लंबा, जिस्म चौड़ा और चेहरा सपाट यानी जज्बात से खाली था। वो अपनी भूरी आंखों से मैरी को पूरी तरह घूर रहा था, जो उसे एक एक डिटेल बता रही थी। दूसरे अफसर का नाम विट्टल था, जो उनके सवाल और जवाब को एक डायरी में नोट कर रहा था। तुम्हारे बेटे का कमरा कौन सा है? गोम्स ने सवाल किया तो मैरी उनको जैक के कमरे तक ले गई। हम इसकी तलाशी लेना चाहेंगे, गोम्स ने कहा तो मैरी ने कोई एतराज़ नहीं किया और दरवाजे से हटकर उनको रास्ता दे दिया। गोम्स ने विट्टल को सर हिलाकर इशारा किया तो वो चुपचाप घर के बाकी दूसरे कमरों को देखने लगा। गोम्स ने खुद जैक के कमरे की खिड़कियां, अलमारियां और बेड के नीचे देख लिया। जॉन और मैरी कमरे के बाहर खड़े उनके इंतज़ार में थे। वो नतीजा पहले से जानते थे।
मगर उनके अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी। दोनों पुलिस ऑफिसर थोड़ी देर बाद वापस आ गए। क्या आप लोगों ने रात को सोने से पहले सारी खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह बंद किए थे? गोम्स ने पूछा। मैरी ने हाँ में सर हिला दिया। चिटकिनियाँ चढ़ा दी थी, ताले भी लगा दिए थे, जो सुबह खुद उठकर मैंने खोले। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे की कोई लेटेस्ट तस्वीर है? गोम्स ने पूछा। सामान में कहीं होगी, मैरी ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर उसने दीवार के साथ रखे सामान के कुछ बक्सों को इधर उधर खिसकाया। हम कुछ ही दिन पहले इस घर में शिफ्ट हुए हैं और अभी सारा सामान खोलने का मौका भी नहीं मिला। इसी बीच में उसने एक एल्बम खोज निकाली, उसमें से जैक की एक तस्वीर निकालकर गोम्स को थमा दी। अगर हम इसको अपने साथ ले जाएं, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? हम इसकी मदद से अपनी तलाश बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप इसे ले जा सकते हैं, मैरी ने जवाब दिया। क्या आपके बेटे का कोई शिनाख्ती निशान, कोई अलामत है तो बता दीजिए। मैरी ने एक उचटती हुई नज़र जॉन पर डाली और फिर गोम्स को बताने लगी। उसकी दाहिनी कलाई पर जलने का निशान है। वो कैसे? गोम्स ने पूछा। पिछले साल जब मैं खाना बना रही थी तो उसने गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया था। गोम्स ने अपने साथी की तरफ देखा और बोला, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अब हम क्या करें? मैरी ने पूछा। आप इंतज़ार करिए, गोम्स ने कहा। इंतज़ार? मैरी घबरा गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर उसने उन पर उस वक्त तक काबू रखा जब तक पुलिस वाले बाहरी दरवाजे से बाहर नहीं चले गए। जॉन उसे दिलासा देने की कोशिश करता रहा, मगर बेकार। वो पलट कर भागी और जैक के कमरे में जाकर उसके पेट पर गिर गई। वो हिचकियों के साथ रो रही थी और बिस्तर पर नन्हे जैक के जिस्म की खुशबू को महसूस कर रही थी। दिन 2 बजे बाहरी दरवाजे की घंटी फिर बज उठी। जॉन दरवाजे तक पहुंचा। मैरी किचन की मेज़ पर बैठी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और सर भी दुख रहा था। वो बहुत डिस्टर्ब थी। 2 आदमी जॉन के साथ किचन में आ गए। वो पुलिस की वर्दी में नहीं थे, मगर पुलिस के बैज उनके ड्रेस पर मौजूद थे। एक लंबा था और दूसरा नाटे कद का था। उन पर नज़र पड़ते ही मैरी ने सवाल किया, क्या मेरा बेटा मिल गया? अभी नहीं मैडम, नाटे कद वाला बोला और अपना परिचय करवाते हुए कहने लगा, मैं डिटेक्टिव जैक्सन हूँ और ये मेरे साथी डिटेक्टिव मेंडल हैं। हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मैरी दोबारा अपनी जगह बैठ गई और उनको भी बैठने का इशारा किया। मेंडल ने एक नज़र अपने साथी पर डाली और फिर दोनों सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। हम जानते हैं ये आपके लिए मुश्किल वक्त है, जैक्सन बोला, लेकिन हम आपकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे। आपको कब एहसास हुआ कि आपका बेटा खो गया है? सुबह लगभग 7:30 बजे, मैरी ने उसे बताया। और आपने रात को आखिरी बार उसे कब देखा था? मैरी जॉन की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर परेशानी थी। हम सुबह ही इन सवालों के जवाब दे चुके हैं। क्या आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते? जैक्सन ने एक गहरी नज़र उनकी तरफ डाली। जैक्सन ने एक गहरी नज़र उसकी तरफ डाली। मैम, कई बार जब हम एक सवाल कई दफ़ा और कई एंगल से करते हैं तो लोगों को कुछ नया याद आ जाता है और हमें भी मौका मिल जाता है अपनी जानकारी को कंफर्म करने का। इसलिए हम ऐसा करते हैं। मैरी मेज़ पर आगे झुकती हुई बोली, आखिरी दफ़ा मैंने उसे देखा तो रात के 9 बजे थे। जैक्सन ने सर हिला दिया। जैक्सन ने कई और सवाल भी किए, जबकि उसका साथी इस सारे अमल के बीच में खामोशी से सुनता रहा और लिखता रहा, जैसा सुबह पुलिस वालों ने किया था। क्या आप दोनों लाइट जलाकर सोने के आदी हैं? जैक्सन ने पूछा। मैं नहीं, लेकिन जॉन है। क्या आपने रात को कोई आवाज़ सुनी या किसी वजह से अपने बेटे के बेडरूम में आई? जैक्सन ने मैरी से पूछा। नहीं, मैरी ने जवाब दिया। और आप सर? अब जैक्सन ने जॉन से पूछा। जॉन ने भी अपना सर नहीं में हिला दिया। मैं सोने के लिए लेट जाऊं?
तो फिर सुबह 7 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुलती। ये सही कह रहे हैं मैम? हाँ, अगर ये रात को कभी बेड से उठते हैं तो मुझे पता चल जाता है। जैक्सन रुका। उसकी नज़रें बार बार मैरी और जॉन पर घूम रही थीं। मैरी को महसूस हुआ कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर इससे पहले कि वो कुछ पूछती, वो खुद बोल पड़ा। क्या आप दोनों में से किसी एक ने सुबह को बाहरी दरवाजे या खिड़की को खुला पाया? मैरी ने जॉन की तरफ देखा। वो भी उसी की तरफ देख रहा था। फिर वो सर हिलाते हुए बोला, नहीं। मैरी बोली, रात को बिस्तर पर जाने से पहले मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद किए थे और सुबह जब हमने पुलिस को खबर दी और वो आए, उस वक्त तक हर चीज़ वैसे ही बंद थी। जैक्सन ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर टेक लगा ली। बस यही पर सारी प्रॉब्लम है। वो लगातार मैरी को घूर रहा था। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी घर के अंदर दाखिल हो और आपके बेटे को अगवा करके ले जाए और दरवाजे खिड़की दोबारा उसके बाद बंद हो जाए? ये इम्पॉसिबल है। ये कैसे हो सकता है? जॉन का मुंह हैरत से खुल गया। उसकी आंखों में उलझन तैर रही थी। ऑफिसर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कह रहा, बस सारे मामले की कड़ियाँ आपस में जोड़ नहीं पा रहा। कोई है जो तुम्हारे बेटे को रात के वक्त घर के अंदर से ले गया। मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे सारी बात नहीं बताई, कुछ छुपा लिया है। शायद हम दोबारा से सारी बात दोहराएं तो मुझे खोई कड़ियाँ मिल जाएंगी। खोई कड़ियाँ। मैरी ने जोर से अपना हाथ मेज पर मारा तो दोनों डिटेक्टिव चौंक गए। कौन सी खोई कड़ियाँ? हमने आप लोगों को सारी बात बता दी है। हमारा बेटा गुम हुआ है और बजाय उसे ढूंढने के आप लोग हमें तंग कर रहे हैं, हम पर ही शक कर रहे हैं, हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से। मैरी को गुस्सा आ गया। उसने जॉन का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया, जिसे उसने जोर से झटक दिया और अपने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, दफा हो जाओ यहाँ से। डिटेक्टिव जैक्सन ने अपना भारी भरकम शरीर कुर्सी से उठाया। उसके चेहरे पर तनाव था। मेरा ख्याल है बातचीत से मामला साफ हो सकता है। मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगा। जॉन उन लोगों को बाहरी दरवाजे तक ले गया और अलविदा कह दिया। जब वो मुड़ा तो उसके चेहरे पर कुछ अजनबियत नजर आई, जिसने मैरी को डरा दिया। जॉन के चेहरे पर शक के साए थे। मैरी, रात को क्या हुआ था? जॉन ने अजनबी लहजे में पूछा। मैरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम भी ऐसा ही सोच रहे हो जॉन? वो बिलक पड़ी। उसके सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोना चाह रही थी। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं दे सकते। लेकिन ये ताले, इनकी सफाई तुम कैसे दोगी? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैरी की आंखों में बेयकीनी उतर आई और वो जॉन को एक तरफ धकेलती हुई किचन से बाहर निकल गई। तुम अब कहाँ जा रही हो? जॉन ने उसे पुकारा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे या किसी से भी बात नहीं कर सकती। वो दौड़ती हुई जैक के बेडरूम में दाखिल हुई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसका बेटा जैक का टेडी बियर उसके बिस्तर के सरहाने पड़ा था। वो उसके करीब बैठ गई, टेडी बियर को उठाया और उसको बाजुओं में भर लिया। बाहर दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। जॉन बाहर चला गया था। वो सिसकती हुई बिस्तर पर लेट गई। उसको तकिए से नन्हे जैक के जिस्म की खुशबू महसूस हो रही थी। उसके दिमाग के पर्दे पर जैक की छोटी छोटी शरारतों और बातों की फिल्म चलने लगी। यादों में खोकर जाने किस वक्त उसकी आंख लग गई और वो भीगी आंखों में जैक को समाये सो गई। जब उसकी आंख खुली तो बाहर रात उतर चुकी थी। कमरे में भी अंधेरा छा चुका था। उसको एहसास हुआ कि वो जैक के टेडी बियर को सीने से लगाए लेटी है, तो उसको धीरे धीरे सब याद आ गया। वो उठी और बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। बंद दरवाजे। डिटेक्टिव जैक्सन उसके और जॉन के बारे में गलत सोच रहे थे।
वो कैसे अपने जैक को नुकसान पहुंचा सकते थे, मगर वो एक लिहाज से सही भी था। बाहर से इम्पॉसिबल नज़र आता था कि कोई बंद दरवाजे से अंदर आए और उनके बेटे को उठाकर ले जाए, और दरवाजे भी उसी तरह बंद रहें। ये कैसे पॉसिबल है, ये समझ नहीं आता। उसको हॉल से किसी के पुकारने की हल्की और कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। वो बेताब होकर उठ खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद आवाज़ दोबारा उभरी। मम्मी, ये नन्हे जैक की आवाज़ थी। बेटा, बेटा तुम कहाँ हो? वो बेताब होकर चिल्लाई। मेरी मदद करो मम्मी। जैक की आवाज़ में दर्द था, रिक्वेस्ट थी। क्या वो कहीं छिप गया था और फिर वहीं फंस गया? पता नहीं वो कितनी देर उसे पुकार रहा था, उससे मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो मम्मी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। क्या हुआ बेटा? मदद करो मम्मी, मदद। वो दोबारा चिल्लाया। मम्मी आ रही है बेटा। वो चिल्लाती हुई गिरती पड़ती आवाज़ की तरफ भागी। जैक, मैं आ रही हूँ। मैरी ने अंदाज़ा किया कि आवाज़ लॉन्ड्री रूम की तरफ से आ रही है। वो उस तरफ भागी और रोशनियाँ जला दी। हर तरफ उजाला हो गया। लॉन्ड्री रूम बिल्कुल खाली था। जैक, कहाँ हो तुम? वो चिल्लाई। मम्मी मदद करो। इस बार जैक की आवाज़ ड्रायर के अंदर से उभरी। मैरी फ़ौरन नीचे झुकी और ड्रायर के अंदर झांकने लगी। ड्रायर का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से वो किसी गटर के मेन होल की तरह नज़र आ रहा था। अंदर जैक अपने बाजू फैलाए माँ को मदद के लिए पुकार रहा था। वो पीछे की तरफ खिसक रहा था। लगता था कोई ताकत जैक को पीछे की तरफ खींच रही थी। मैरी ड्रायर के अंदर लटक गई और जैक को कलाई से पकड़ने की कोशिश करने लगी। यूँ लग रहा था जैसे उसका बेटा किसी भंवर में फंस रहा हो। जैक, मुझे अपना हाथ दो। मैरी ने अपना हाथ फैलाया तो जैक ने उसे पकड़ लिया। भंवर का जोर बढ़ गया। जैक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसकी डरी हुई आंखें फैलने लगीं और नन्हा सा मुंह किसी शार्क मछली के तेज दांतों वाले जबड़े में बदलने लगा। ये तो उसका बेटा नहीं था। मैरी ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर उस बला की पकड़ बहुत सख्त थी। उसने एक झटका दिया और मैरी के पांव फर्श से उखड़ गए और वो ड्रायर के अंदर खींचती चली गई। भंवर उसको अपनी तरफ खींच रहा था। पीछे ड्रायर का दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया। लॉन्ड्री रूम में दोबारा खामोशी और सुकून छा गया। सैडी मैक्रॉन अपने अपार्टमेंट की खिड़की से देख रही थी कि मैरी के घर के बाहर नीली पीली बत्तियों वाली पुलिस कार आकर रुकी और कुछ देर बाद सादा ड्रेस में डिटेक्टिव भी आ गए। सैडी अखबार में मैरी के बेटे के गुमशुदा यानी लापता होने की खबर पढ़ चुकी थी। दूसरे दिन उसी अखबार में गुमशुदगी का इश्तिहार मैरी की तस्वीर के साथ भी था। वो भी गुम हो चुकी थी। पुलिस का ख्याल था कि अपने बेटे की गुमशुदगी में उसी का हाथ था। पुलिस के सवाल से घबराकर वो कहीं छिप गई है, मगर सैडी को इस बात पर यकीन नहीं था। अब उसका गायब होना बहुत अजीब था। पुलिस को उसका बैग किचन में कुर्सी के साथ लटका हुआ मिला। उसकी सारी रकम, आई कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी उसी में था। कुछ भी कम नहीं था। अगर वो घर से भागी थी, उसके पास तन के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। असल मुजरिम ये मकान था और ये बात सिर्फ सैडी जानती थी, और वो ये भी जानती थी कि कोई और उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। हफ्ते भर बाद लोडर गाड़ी आई। जॉन ने घर का सारा सामान लोड किया और वो चला गया। यकीनन ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसके लिए ये यकीन करना भी बहुत मुश्किल था कि वो औरत जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, उसके और अपने बेटे को मारकर कहीं छिप सकती थी। यकीनन नहीं। वो यकीनन घर और मकान के बारे में भी नहीं जानता था। सैडी उसको बताना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, मगर वो कुछ सुने बगैर ही चला गया। जॉन के जाने के कुछ दिन बाद मकान पर फिर फॉर सेल का बोर्ड लग गया। कीमत हमेशा की तरह कम थी। रियल एस्टेट एजेंट अपने चमकदार लाल कारोबारी ड्रेस में अपने अंदाज दिलरुबाई से ख़रीदारों को घर का मुआयना करा रही थी।
और बता रही थी कि लॉन्ड्री रूम में पड़ी वॉशिंग मशीन और उसके साथ ये बहुत बड़ा ड्रायर उनको घर के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।